Hi, I welcome you all to our channel Logical Leap. So right now we are going to discuss the second question in this PYQ series for based on the theme of economic and regional disparities. The second question is, what are the factors responsible for comparative poor development of Eastern Uttar Pradesh? Discuss and also suggest solution for the development of this region. तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रखा, एक बार मैं आप लोगों को रिविजिट करवा देता हूँ दिस क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड रीजनल डेवलपमेंट. तो दिस वन वाज द हम लोगों ने अभी ये वाला क्वेश्चन किया है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द इशू ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश. अब ये 2022 का जो क्वेश्चन था ये कहना चाहते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेरेटिव पुअर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, डिस्कस एंड ऑल्सो सजेस्ट सोल्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन. पहला क्वेश्चन ये था, एक्सप्लेन द इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्स एक्टिंग एज अ ऑब्स्टिकल इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स. तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है. एक्सप्लेन द इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़, बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है, यहाँ पे सीधा सीधा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लिया. जब हम लिखेंगे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में तो कंपेरेटिव पुअर डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है. तो नियर अबाउट जो आसपास के मतलब बाकी के और जो रीजन है उनके साथ में कंपेयर करके ही आंसर लिखना पड़ेगा. डिस्कस एंड ऑल्सो सजेस्ट सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन. यहाँ पे डिस्कस द फैक्टर्स एक्टिंग एज ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन. तो कहने का मतलब मेरा यही है कि एक ही क्वेश्चन है ये, इसको ये नहीं मान के चलना है कि दो अलग अलग क्वेश्चन हैं या फिर कैसे इनके जो पॉइंट्स बनेंगे बहुत ही जेनरिक पॉइंट, मतलब जेनरिक तरीके से दोनों के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बन जाएंगे. हाँ, ये रहेगा कि थोड़ा बहुत डेटा हमको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का या फिर जैसे कि हम लोग कैनल बेस्ड इरीगेशन हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया, वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख रहे थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे थे. उसी तरीके से यहाँ पे भी हमको विद इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश हम डिस्ट्रिक्ट के नाम यूज़ कर सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे. तो जब पहला टॉपिक मैंने डिस्कस किया था टूरिज्म वाला, तो टूरिज्म में भी ये बात मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी आपको कि कैसे एक ही क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वही हमारे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ होता रहता है. यही चीज़ हम लोगों ने इरीगेशन में भी देखी, यही चीज़ हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर देखी है, वही यहाँ पे भी काम करेगा. आपको जो काम करना है अपने फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना है. अगर फ्रेमवर्क आपका रेडी रहता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आप बड़े आराम से कर ले जाओगे. तो सीधे सीधे हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपेरेटिव पुअर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. ईस्टर्न उत्तर प्रदेश क्यों कम डेवलप्ड है, और डिस्कस एंड ऑल्सो सजेस्ट सॉल्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन. बाकी के भी क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं. 2021 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फॉर द बिफोर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश. और 2021 में वापस से ये क्वेश्चन आया. ये थोड़ा सा मतलब पहले 2022 वाला लिख दिया, फिर 2021 के दोनों क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं. व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिमूव द कंस्ट्रेंट्स. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो इसके पहले बोला था मैंने. तो अब यहाँ पे जब भी हम आंसर जैसे इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो मैंने लिखा कम्बिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल निगलेक्ट. अब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश क्यों हिस्टोरिकल निगलेक्ट यहाँ पे हुआ, जब आपको पता होगा 1857 में जो रिवॉल्ट था और जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था हमारा, वो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन से रीजन्स में था, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था. लखनऊ के अंदर हुआ था, बेगम हजरत महल. प्रयागराज के अंदर हुआ था, इलाहाबाद में. उसके बाद फिर जो मेरठ वगैरह का रीजन तो ठीक है, उसके बाद फिर दिल्ली में हुआ था. लेकिन जो ये रीजन है हमारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन, और यहीं से मतलब ये ज़्यादातर रिवॉल्ट का जो था कंसंट्रेशन वो यहाँ पे था. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है मेरा कि इन द लेटर फेजेस जब 1857 के बाद में कि जो एरिया ज़्यादा एक्टिव थे रिवॉल्ट के टाइम पे, उनको उनका निगलेक्ट ज़्यादा हुआ. तो यहाँ पे मैंने बस उसी पॉइंट को एक हिस्टोरिकल निगलेक्ट के फॉर्म में लिख दिया. जोग्राफिकल चैलेंजेस, ज़्यादातर रीजन्स जो होते हैं उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसे होता है. जैसे अब जोग्राफिकल चैलेंजेस में क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ज़्यादा जो लैंड एरिया हमारा है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, ये एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है. अब यहाँ पे अगर मिनरल्स होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता हमारे लिए. अगर यहाँ पे बुंदेलखंड का होता तो भी मैं ये लिखता हिस्टोरिकल निगलेक्ट और जोग्राफिकल चैलेंजेस. तो वहाँ पे इसका हिस्टोरिकल निगलेक्ट में मैं आपको बताता कि झांसी वाला जो वहाँ पे हुआ था उस तरीके से. जोग्राफिकल में मैं बताता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, वहाँ पे मिनरल डोमिनेटेड एरिया, मिनरल का एक्सप्लॉयटेशन अच्छा नहीं है. यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है. और जैसे कि फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, इन सब रीजन में जब नेपाल वाटर रिलीज करता है. एक ही फैक्टर नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स उसके साथ एसोसिएटेड है. जोग्राफिकल चैलेंजेस का मीनिंग है ये पॉलिसी गैप जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर के आ रही है लेकिन बहुत सारे रीजन है जैसे करप्शन वन ऑफ द रीजन्स, कि जिसकी वजह से वो उतने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है. तो जब हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे इसका, तो हिस्टोरिकल निगलेक्ट एंड जोग्राफिकल चैलेंजेस अगर किसी भी रीजन के बारे में दे रहा तो ये दोनों आप लिख सकते हो वहाँ पे.
क्यों ज़्यादा डेवलप्ड है वेस्टर्न यूपी? तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि बिकॉज़ हिस्टोरिकली दिस रीजन हैज़ गेन्ड द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ज्योग्राफिकली ऑल्सो दिस हैज़ द एडवांटेज ऑफ रिवर्स such as the Ganga River, Yamuna River flowing through this particular region of यूपी of वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो वहाँ पे उसको आपने अलग सेंस में, अलग कंटेक्स्ट में यूज़ कर लिया कि वहाँ पे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी फ़ायदा कर रही है। यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमको ज़्यादा नुकसान कर रही है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो एक ही ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को आप अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले मैंने ज्योग्राफिकल, अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ये जीएस 1 से ही आपका आ रहा है। फ्रेमवर्क जो बन रहा है वो जीएस 1 से ही बना है। ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट रीजंस प्रोन टू फ्लडिंग फ्रॉम रिवर, जैसे कि घाघरा हो गया, राप्ती हो गया। ये तो जो कोई भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता होगा तो उसको पता होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रॉप लॉस होता है। हर साल का ये सिचुएशन है कि नेपाल विल रिलीज सम वाटर एंड दैट वाटर विल फ्लड अ लॉट ऑफ रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट, मेरा खुद का होम टाउन, इवन आई हैव सीन फ्लड्स इन माई ओन विलेज। तो वहाँ से भी कभी-कभी मतलब जभी भी ऐसे 1-2, शायद 1-2 साल पहले वहाँ से भी कॉल आया कि देयर इज़ सम सिचुएशन ऑफ फ्लड। इवन इन माय चाइल्डहुड आल्सो आई हैव सीन अ सिचुएशन वेयर वाटर हैज़ कम अप टू लाइक द जो डोर होता है, दरवाज़ा होता है घर का, वहाँ तक पानी आ गया था। बिकॉज़ आई लिव इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिद्धार्थनगर, जहाँ पे ये फ्लड वगैरह का ज़्यादा इश्यू होता है। एंड ऑलमोस्ट जभी भी ज़्यादा बारिश होती है, जभी भी ज़्यादा पानी रिलीज़ होता है नेपाल की तरफ से, तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। एंड राप्ती रिवर फ्लोज़ थ्रू दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। राप्ती रिवर फ्लोज वेरी क्लोज टू माई ओन विलेज। तो पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाएगा, बहुत ही साउंड पॉइंट हो जाएगा। जब एग्रीकल्चर ही ज़्यादातर डिपेंडेंट है तो पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो रहना ही है कि डाइवर्सिफिकेशन इकोनॉमी का हुआ ही नहीं। डाइवर्सिफिकेशन वाला हम लोगों ने इसके पहले ही ये पढ़ रखा था कि किसी भी अर्बन एरिया का, किसी भी डेवलप्ड एरिया का फीचर क्या है, ये जो इकोनॉमी रहेगी वहाँ की ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहेगी। एग्रीकल्चर भी रहेगा कुछ हद तक, लेकिन उसके साथ में इंडस्ट्रीज़ भी रहेंगे, सर्विस सेक्टर भी रहेगा। ईस्टर्न यूपी में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं है। ये हर किसी को पता है, जो भी ईस्टर्न यूपी में रहता है उसको पता है कि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको स्कूल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ नहीं मिलेंगी। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत कम है इंडस्ट्रीज़ के कंपेयर में। तो जो मैं बोल रहा था कि कंपैरेटिवली आपको देखना है, तो एनसीआर रीजन में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ आपकी कंसंट्रेटेड है। तो ईस्टर्न यूपी में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वापस से जीएस 3 का पॉइंट है आपका। इंडस्ट्रियलाइजेशन जीएस 3 का पॉइंट है। जहाँ पे भी हम डेवलपमेंट वगैरह की बात करें, ज़्यादातर पॉइंट्स आपके जीएस 3 से ही निकल करके आएंगे। तो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर रेल एंड रोड कनेक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने टूरिज्म में, एग्रीकल्चर में, मिनरल में, इरिगेशन में, हर जगह हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं। कहीं इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कहीं पे हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह में कैनल्स भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। वहाँ पे भी देख रहे हैं। जो हमारे मिनरल्स वाला था, वहाँ पे भी बुंदेलखंड रीजन का डेवलपमेंट कैसे होगा, मिनरल्स का अच्छा एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा, जब अच्छे रोड्स होंगे, रेलवेज होगा, कनेक्शन होगा, ताकि उन मिनरल्स को कैरी किया जाए एक्सपोर्ट के लिए। तो पुअर रेल एंड रोड कनेक्टिविटी लिमिट्स द लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्दर कंस्ट्रेनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स इन दिस रीजन। जैसे कि काला नमक राइस इन सिद्धार्थनगर, तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वहाँ पे अलग सेंस में पढ़ा था, यहाँ पे अलग तरीके से पढ़ रहे हैं उसको। यहाँ पे रेल और रोड कनेक्टिविटी की बात करें डायरेक्टली एक्सपोर्ट के लिए, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज चेन्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। या फिर जो इंटीग्रेटेड पैकिंग हाउसेज के बारे में, वो जो हम लोगों ने पढ़ रखा था वहाँ पे। तो एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा, ये भी जीएस 3 में ही है आपका। ये एग्रीकल्चर वाला पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, रिस्ट्रिक्ट मैकेनाइजेशन। अब मैकेनाइजेशन याद करो कहाँ लिखा था हम लोगों ने, जब, और ये फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग कहाँ पे बात की थी, जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर वाली बात कर रहे थे, वहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात कर रहे थे, तो चैलेंजेस क्या है, तो उसमें स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग की बात कर रहे थे। उसके बाद फिर चेकबंदी वगैरह करके उसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए और ज़्यादा फार्म मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया जाए, वो वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन के फॉर्म में था। लिमिटेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात है यहाँ पे। व्हीट और पैडी पे ज़्यादा डिपेंडेंस है एज़ कम्पेयर टू बाकी के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन जो था, वहाँ से डिस्कशन था हमारा, वहाँ से यहाँ पॉइंट जनरेट होकर के आ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट करोगे आप, हॉर्टिकल्चर ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाते हैं, या फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। व्हीट वगैरह वॉल्यूम में आप चाहे जितना एक्सपोर्ट कर लो, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है कंपेयर टू हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की। तो हॉर्टिकल्चर यहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए उसका ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं होता है। अब जैसे हॉर्टिकल्चर में आंवला है, अब जब हम लोग सोल्यूशन लिखना चालू करेंगे, तो आंवला है प्रतापगढ़ में, गुआवा है यहाँ पे आपका प्रयागराज में। उसके बाद फिर मलिहाबाद में मैंगोज़ हैं आपके। उसके बाद फिर बनाना एंड लीची ऑल्सो भी, ये जो अपना ईस्टर्न यूपी वाला बेल्ट है, वहाँ पे भी बनाना लीची भी प्रोड्यूस होता है।
तो इस तरीके से हॉर्टिकल्चर वगैरह भी हम लोगों को यहाँ पे प्रमोट करना है। तो मैंने कुछ बता दिया आपको ऐसे ही वैल्यू ऐड के फॉर्म में कि हॉर्टिकल्चर कहाँ से क्या होता है। अब जैसे फर्रुखाबाद जैसे मैं आपसे पूछूंगा तो तुरंत पोटैटो ध्यान में आ जाएगा आपके। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर वगैरह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हिस्टोरिकल निगलेक्ट एंड पॉलिसी इम्बैलेंस। गवर्नमेंट की तरफ से वो या हिस्टोरिकली तो निगलेक्टेड रहा है, लेकिन आज के टाइम में भी पॉलिसी इम्बैलेंस है। पॉलिसी इम्बैलेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया जो है हमारा वो वेस्टर्न यूपी में हो जाता है, और एनसीआर और उसके आसपास के रीजन में ज़्यादा कंसंट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू। अब जैसे अगर ईस्टर्न यूपी में कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, ईस्टर्न यूपी को उस तरीके से प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन पूरे स्टेट के लिए अगर सेम पॉलिसी है, सेम तरीके की सब्सिडी है, सेम तरीके के इंसेंटिव है, तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को वहीं पे लगाएंगे जहाँ उनका फ़ायदा हो रहा है। और वेस्टर्न यूपी जाहिर सी बात है, वहाँ पे एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ बहुत आसानी से मिल जाती हैं। वहाँ पे जो एमएसएमईज़ हैं वो भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे, स्किल्ड लेबरर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। हिस्टोरिकली आप कभी भी देखोगे कि जो एरिया हिस्टोरिकली जिस चीज़ में डोमिनेट कर रहा है, वहीं पे नई चीज़ें, उससे रिलेटेड नई चीज़ें वहीं पे आती हैं। अगर जो सदर्न सदर्न इंडिया है, अगर वो इंडस्ट्रियली ज़्यादा डेवलप्ड है, तो नई इंडस्ट्रीज आती हैं तो वहीं पे जा करके अपनी फैक्ट्रीज़ को ओपन करती हैं। पुणे में जा करके फैक्ट्रीज़ वगैरह, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इनको हिस्टोरिकल एडवांटेज है, तो इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जो नई इंडस्ट्रीज आएंगी वो भी जा करके यहीं पे अपने फैक्ट्रीज़ को ओपन करेंगे। तो हमारे साथ भी वही है कि विद इन यूपी अगर देखा जाए तो एनसीआर और वेस्टर्न यूपी को एक हिस्टोरिकल एडवांटेज है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न यूपी। पॉवर्टी एंड लो पर कैपिटा इनकम, ये भी हम लोग बात कर रहे थे। जो लो पर कैपिटा इनकम रहेगा तो सोशल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो पाएगा। तो हायर पॉवर्टी लेवल्स विद लिमिटेड इनकम सोर्सेज बियॉन्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बियॉन्ड ज़्यादा इनकम नहीं हो। डिस्ट्रिक्ट्स लाइक देवरिया हो गया, मऊ हो गया, रिपोर्ट हाई बीपीएल पॉपुलेशन। देखो जब ईस्टर्न यूपी की बात आ रही है तो देवरिया और मऊ, ये दोनों के नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे। यही होता है, थोड़ा सा आपको मतलब ये प्ले करना पड़ता है, खेलना पड़ता है कि यार जब मुझे एक सेंस देना एग्जामिनर को ईस्टर्न यूपी का, तो देवरिया और मऊ दोनों के नाम मैंने लिख दिया और यहाँ पे बता दिया कि बीपीएल पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी। एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। अब एजुकेशनल बैकवर्डनेस ये पॉइंट सोचने के लिए कोई आपको पढ़ने की जरूरत थोड़ी है कि जब आपको पता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है तो जाहिर सी बात है एजुकेशनली बैकवर्ड होगा रीजन। स्किल डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कम है, वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे कम है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफिशियंसी है, जैसे गोरखपुर फेसेस रिपीटेड केसेस ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस ड्यू टू पुअर हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ मैनेजमेंट पुअर रहेगा तो ज़्यादा खर्चा होगा हेल्थ के ऊपर। रीजनल पैरिटीज जो है, डोमिनेंस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, रिजल्टिंग इन मोबिलाइजेशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज टू फुलफिल ओनली बेसिक नीड्स। जब जो हमारा पॉलिटिकल, एक जैसे कि मैंने बताया था कल्चर वाला पॉइंट, कि कल्चरल सिग्निफिकेंस डिग्री की ज़्यादा है या कल्चरल प्रेफरेंस डिग्री का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्किल। तो एक रीजन है ईस्टर्न यूपी में, यहाँ पे कास्ट जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो लोगों को बस रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं रह जाता है, उनको इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं रह जाता। 5 किलो गेहूँ चावल अनाज ले लिया अपना, स्कूल में गए खिचड़ी मिल गई, कॉलेज में गए डिग्री मिल गई, उसके बाद फिर चाय की टपरी पे चाय मिल गई और 4 लोग मिल गए पॉलिटिक्स की बात करने के लिए। सरकार बनाते गिराते हर दो 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 तीन तीन मिनट में यहाँ पे सरकार बना भी देते गिरा भी देते। तो बेसिकली जब ऐसी चीज़ें होंगी, जब रीजनल पार्टी मतलब जो एक डिस्कशन ही इन एंड अराउंड पॉलिटिक्स के हो जाएगा कंपेयर टू जब हम एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, अगर रिलीजन, कास्ट, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में जो भी ये सब जो फैक्टर्स अगर यही डोमिनेट करेंगे तो जो मेजर इश्यूज, जैसे आप दिल्ली को देखो, एक दिल्ली में पोल्यूशन की कोई बात ही नहीं करता। न्यूज़ चैनल्स भले न्यूज़ चला देंगे, लेकिन वोट के लिए कभी भी किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में आपने देखा हो कि बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया हो कि नहीं हम पोल्यूशन को ख़त्म करेंगे, पोल्यूशन को कम करेंगे, किस तरीके से कम करेंगे, किस तरीके से ख़त्म करेंगे। तो उसके ऊपर जब बात ही नहीं होगी, जब उसके ऊपर मोबिलाइजेशन ही नहीं होगा लोगों का, तो जाहिर सी बात है वो इशू कहीं पीछे रह जाने वाला है। सेम चीज़ हमारे ईस्टर्न यूपी में लागू होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मेन बात तो कास्ट और रिलीजन यहीं तक सीमित रह जा रही है। और ज़्यादातर इसके लिए जो रीजनल पार्टीज, अच्छा जब हम लोग यहाँ पे पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी हम लोग रीजनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा वहाँ पे कि जितने भी ये रीजनल पार्टीज़ है ना, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, चाहे सुहेल देव, SBSP करके एक पार्टी है, तो जिसके वो राजभर करके एक नेता है कोई, ओम प्रकाश राजभर। उसके बाद फिर जैसे निषाद पार्टी है, संजय निषाद जी इसके नेता हैं। तो उसके बाद फिर अपना दल है। एक मेरे सिद्धार्थनगर डुमरियागंज वाले रीजन में एक पार्टी है, पीस पार्टी, दैट इज बेसिकली मतलब ये एक रिलीजन बेस्ड मतलब कुछ तो इनका है उस तरीके से। तो ये ज़्यादातर जो रीजनल पार्टीज़ है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ईस्टर्न यूपी में कंसंट्रेटेड है। तो जैसे
वेस्टर्न यूपी की एक रीजनल पार्टी है, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो भी रीजनल पार्टीज में हम उनके नाम लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है। तो इसका कनेक्शन बेसिकली मैं वहां से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। माइग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन, ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा, माइग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ड्राइव्स लर्न एंड स्किल्ड यूथ टू सिटीज लाइक मुंबई, बेंगलोर, ये सब वहाँ पे चले जाते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है डेवलपमेंट के लिए, जो चीज़ें कमी है उसको पूरा करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करो। कुछ जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जैसे इनलैंड वाटरवेज, बहुत ही अच्छा पॉइंट है क्योंकि रिवर्स है हमारे पास, तो इनका यूज़ करो, इनलैंड वाटरवेज बनाओ फॉर कार्गो मूवमेंट के लिए। कार्गो मूवमेंट क्यों? क्योंकि सस्ता होता है। जो वाटरवेज होते हैं जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं इंटरनेशनली, और जो इनलैंड वाटरवेज होती हैं, ये सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। कार्गो मूवमेंट के लिए सबसे सस्ता होता है, सबसे कम फ्यूल बर्न इसी में होता है। तो एक्सपेंशन ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन आप करो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हेल्प से, जैसे बनारसी साड़ी हो गया, चुनार की पॉटरी हो गई। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो गया और डाइवर्सिफिकेशन की बात हो गई, जैसे कि फोकस ऑन पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। एक्सपेंशन ऑफ पीएम कृषि सिंचाई योजना एंड सेटिंग अप ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज। एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर आप काम करो, जैसे पीएम ई विद्या स्कीम हो गया, इसको प्रमोट करो। वैल्यू एड यहाँ पे मिलता चला जा रहा है आपको। यहाँ पे आप ध्यान रखना, पीएम कृषि सिंचाई योजना हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात कर रखी है। बनारसी साड़ी, चुनार पॉटरी, इसके बाद चुनार पॉटरी तो शायद नहीं, लेकिन बनारसी साड़ी का हम लोगों ने बात किया है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रो पार्क्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहाँ पे काम आएगी आपकी, जैसे बनारसी साड़ी हो गया, चुनार पॉटरी हो गया। एजुकेशनल रिफॉर्म्स किस तरीके से करना, टेक्निकल एजुकेशन को आप प्रमोट करो पॉलिटेक्निक्स की हेल्प से, स्किल ट्रेनिंग इन सेंटर्स की हेल्प से। हेल्थ सेक्टर पे आप काम करो, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, याद करो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर के ऊपर मैंने पर्टिकुलर इम्फेसिस किया था कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की, एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की अंडर जननी बेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। तो वे फॉरवर्ड में हम लोगों ने ये 5 पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद भी बता दिया कि क्यों हमारा ईस्टर्न यूपी पीछे रह गया है, उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल है, जोग्राफिकल इन्वायरमेंट फैक्टर है, ये रिवर्स जो फ्लडिंग के ज़्यादा प्रोन है, पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन है कंपेयर टू एनसीआर रीजन्स। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ईस्टर्न यूपी में इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है, रेलवे एंड रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, लिमिटेड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, व्हीट एंड पैडी के अलावा जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हो सकते हैं जैसे कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, उनका कल्टीवेशन कम है, हिस्टोरिकल निगलेक्ट एंड पॉलिसी इम्बैलेंस। जो रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूपी हैज़ रीप द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की मैंने पहले भी बात की, तो जो यही है हिस्टोरिकल निगलेक्ट कि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ लेकिन ईस्टर्न यूपी में नहीं हो पाया उस तरीके से। पॉवर्टी एंड लो पर कैपिटा इनकम, हाई पॉवर्टी है, पर कैपिटा इनकम कम है। देवरिया और मऊ दो जिलों के नाम बता दिए कि जहाँ पे पीपल पॉपुलेशन ज़्यादा है। एजुकेशनल बैकवर्डनेस ज़्यादा है, वोकेशनल ट्रेनिंग कम है, स्किल डेवलपमेंट कम है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस उतने ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफिशियंसी, उसमें जापानीज इंसेफेलाइटिस का बता दिया, गोरखपुर में बार बार ब्रेकआउट होता है इसका। रीजनल पार्टीज जो है उनका फोकस ज़्यादा कास्ट वगैरह रिलीजन पे ज़्यादा रहता है, उसमें मैंने आपको बताया कि आगे चल के भी ये चीज़ें हमारे काम में आने वाली हैं। तो माइग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन, उसका भी सोल्यूशन के फॉर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज बहुत ही अच्छा पॉइंट है कार्गो मूवमेंट के लिए। जो भी रिवर्स है उनका यूज़ करो, इतने ज़्यादा रिवर्स है, घाघरा है, राप्ती है, गंगा है, जो सरयू है, इन सब का यूज़ कर सकते हैं इनलैंड वाटरवेज के फॉर्म में। उसके बाद फिर आपका ये गोमती जैसे रिवर है यहाँ पे लखनऊ में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनारसी साड़ी के लिए। एग्रो पार्क्स, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और डाइवर्सिफिकेशन। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की हम लोगों ने यहाँ पे बात की, पीएम ई विद्या, जो एक नए स्कूल का उनका चला है, पीएम श्री स्कूल्स। तो इस तरीके से जो है मतलब ज़्यादातर पॉलिटेक्निक्स ओपन करके, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स को ओपन करके एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में भी पीएससी और सीएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके, अंडर जननी सुरक्षा योजना, बेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए बेसिकली किस तरीके से डेवलपमेंट वे फॉरवर्ड के लिए। फ्रेमवर्क में आप फिट करो इसको अपने आप से, कि कुछ सोच करके किस तरीके से आपको फ्रेमवर्क में फिट करना है। जो मुझे बताना था, मैं बेसिकली ये बताता हूँ कि अगर आप जीएस का यूज़ करोगे, सिलेबस का यूज़ करोगे, तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सोच के चलोगे कि कोई भी अर्बन एरिया, कोई भी डेवलप्ड एरिया के क्या फीचर्स होने चाहिए, किस तरीके से कोई एरिया को हम ज़्यादा डेवलप मानेंगे, तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकॉनमी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, एजुकेशन के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, हेल्थ का अच्छा होगा, स्किल डेवलपमेंट पे अच्छा काम होगा। तो अगर ये किसी भी वेल इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस होंगे, पावर पर कैपिटा पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे,
और उसके बाद फिर स्किल ट्रेनिंग और इस तरीके जो स्किल बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे वो ज़्यादा ओपन होंगे उन सब एरियाज़ में। तो ओपन सोसाइटीज़ होंगी और ज़्यादा डिस्कशन मॉडर्न मॉडर्न वैल्यू सिस्टम होगा, जहाँ पे डिस्कशन हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, उनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होगा एज़ कम्पेयर टू कास्ट। तो आप सोचो, जब ये चीज़ें आप सोचना चालू करोगे तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से बन जाएगा। आंसर तो बता दिया मैंने, लेकिन आई गिव यू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एन ओनरशिप टू थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि हम सोचेंगे इसके ऊपर और फिर जा करके इसका ब्रेन स्टॉर्म करके हम लिखेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग में वही चीज़ें जो मैंने अभी बोली हैं उन्हीं को ब्रेन स्टॉर्म करके आपको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस बिफोर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अब रेवेन्यू सिस्टम जो बेसिकली उत्तर प्रदेश का है, वो लैंड वगैरह से जो रेवेन्यू निकलता है हमारा, उसी के थ्रू ज़्यादातर पैसे गवर्नमेंट कमाती है। और यहाँ लैंड रेवेन्यू सिस्टम से यहाँ पे मीनिंग भी उसी से, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। तो लैंड रेवेन्यू किस तरीके से मेजर चैलेंजेस सीधे सीधे पूछ रखा है। द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग लैंड रिकॉर्ड्स, कलेक्टिंग टैक्सेस एंड इंश्योरिंग स्मूथ गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल। ये एक थोड़ा सा मेहनत किया हुआ और अच्छे से वर्क किया हुआ एक इंट्रोडक्शन है। आप सीधा देख सकते हो कि रेवेन्यू सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल टू इनक्रीज द ट्रेजरी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड और या फिर रेवेन्यू सिस्टम और द रेवेन्यू विच इज बीइंग कलेक्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हेल्प्स यू टू फाइनेंस इट्स वेलफेयर स्कीम्स। इस तरीके से भी आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो। तो या फिर ये भी बना सकते हो आप कि लैंड इज अ मेजर कंपोनेंट फॉर द रेवेन्यू ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैज वर्कड अपॉन सेवरल प्रोग्राम्स टू इन दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो उसके बाद फिर बट स्टिल इट फेसेस सेवरल चैलेंजेस, उसके बाद फिर की चैलेंजेस और नीचे ये सारे पॉइंट्स आप लिखते हुए चले जाओ। ऑन स्पॉट भी आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो एक बार समझ करके। आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स हैं, डेटा मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे लैंड जो पता ही नहीं है कि ये किसका लैंड है। चेकबंदी जब होती है तब पता चल पाता है कि ये मतलब जब भी पट्टा वगैरह गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो पता चल पाता है ये लैंड किसका है, ये लैंड किसका है। नहीं तो बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड तो अच्छे से मैनेज भी नहीं हो पाते हैं, डेटा मैनेजमेंट का भी इशू है। तो उसके लिए जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भूलेख, तो उसको ग्राउंड डेटा वहाँ पे वो स्टोर करके रखता है, भूलेख करके एक बनाया गवर्नमेंट ने। आप देख सकते हो लिमिटेड इंटीग्रेशन। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो डेटा है उसका लिमिटेड इंटीग्रेशन है डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि भूलेख करके उनके साथ में। लैंड डिस्प्यूट एंड इंक्रोचमेंट, ये तो जो लोग गांव में रहे हैं उनको तो पता ही होगा, सबसे ज़्यादा लड़ाई मार झगड़े तो इसी के ऊपर होते हैं, लैंड के ऊपर होते हैं। हर पटीदार जो आपस में, हर पड़ोसी, जैसे शहरों में पड़ोसी बोलते हैं, गांव में पटीदार बोलते हैं। तो उनके बीच में झगड़ा इसी बात को लेकर के कि कौन सी ज़मीन किसकी है। हर हर जगह यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लैंड लैंड डिस्प्यूट और इंक्रोचमेंट। जहाँ पे भी कोई घर का मेंबर कोई बाहर चला गया तो उसकी ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर, और फिर उसी पे लड़ाई झगड़ा मारपीट होता रहेगा। तो लैंड डिस्प्यूट और इंक्रोचमेंट। फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट ड्यू टू द अनक्लियर लैंड टाइटल्स, पता नहीं है किसकी ज़मीन है, नंबर मिलती है ज़मीन की, तो ये ज़मीन नंबर वाली है या बंजर वाली ज़मीन है। ये बहुत मतलब जो लोग रहे हैं उनको पता होगा इसके बारे में कि नंबर वाली ज़मीन है या बंजर ज़मीन है। बंजर ज़मीन पे तो पता ही नहीं किसकी ज़मीन है, तो वैसे होती तो गवर्नमेंट की, लेकिन जो कब्जा कर लिया गया उसकी ज़मीन हो जाती है। तो लैंड डिस्प्यूट अंडर द अनक्लियर लैंड टाइटल्स। लैंड टाइटल्स का मतलब यही है, यहाँ पे पता नहीं किसका ज़मीन है। रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। करप्शन एंड रेंट सीकिंग, करप्शन इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर भी करप्शन है। एंड लैंड ट्रांसफर प्रोसेस, मिडिल मैन ऑफन एक्सप्लॉइट वल्नरेबल ग्रुप। तो जिनको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में या जो यहाँ पे थोड़ा बहुत फंसते हैं उनको मिडिल मैन एक्सप्लॉइट करता है। करप्शन एंड रेंट सीकिंग कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि ऑफिसर्स तो इन्वॉल्व होते हैं ना। जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो तो जहाँ रजिस्ट्रार जो होता है, मतलब अब ठीक है, देर इज अ ह्यूज इशू ऑफ करप्शन इन दिस इंटायर प्रोसेस। तो लोगों को ये आइडिया होगा, बस आपको लैंड के बारे में सोचना है और लैंड के बारे में, विलेज के बारे में, और वहाँ से जैसे जैसे आप सोचते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। लैंड के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रिकॉर्ड। जब आप रजिस्ट्री करवाते हो तो उसी से रिकॉर्ड बनता है। अगर लैंड रिकॉर्ड नहीं है तो वो लैंड डिस्प्यूटेड हो जाता है और वहाँ पे एक स्टे मिल जाता है कि यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होगी या फिर ये इनकी ज़मीन नहीं है उनकी ज़मीन है, इस तरीके से। लैंड डिस्प्यूट एंड इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट के बहुत ज़्यादा इशूज़ आ जाते हैं विलेजेस वगैरह में। करप्शन एंड रेंट सीकिंग का बिहेवियर है। इनएफिशिएंसी इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद फिर डिले इन कलेक्शन, जो टैक्स वगैरह हो रहा है उसमें कलेक्शन में भी डिले हो रहा है कि ज़्यादा टाइमली कलेक्ट नहीं हो पा रहा है टैक्स। अब यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के साथ में, जब अभी तक हम लैंड के बारे में पूरी तरीके से बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करने लगे, क्योंकि जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, बेसिकली उसका जो प्राइमरी काम होता था वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम होता था। तो अभी भी आज के भी टाइम में जो एक इनएफिशिएंट लैंड असेसमेंट है, टैक्स असेसमेंट वगैरह है, बहुत सारे ज़मीनें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे, इंडिया में कितने ही लोग टैक्स पे करते हैं। तो इनएफिशिएंट टैक्स असेसमेंट मैकेनिज्म भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, खासतौर पे जो विलेजेस में है।
जिनके पास कम लैंड है तो वहाँ समझ में आता है, जिसके पास 100 बीघा जमीन है वहाँ पे भी टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाता। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इंक्रीजिंग फ्रेगमेंटेशन of agricultural land due to inheritance and population growth. Smaller plots complicate record keeping. जितने छोटे प्लॉट्स होंगे उतना ज़्यादा रिकॉर्ड कीपिंग डिफिकल्ट होगा। तो पॉपुलेशन प्रेशर की जो बात कर रहे थे, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो बात कर रहे थे, वो भी यहाँ पे आ रहा है कि इतना ज़्यादा जब पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो उतना ज़्यादा प्लॉट साइजेस कम होते जा रहे हैं, उतना रिकॉर्ड कीपिंग में डिफिकल्टी होती है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब भी हम पॉइंट्स को देखेंगे जब GS4 में भी जाएंगे, GS2 में जाएंगे, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बस लैंड रिकॉर्ड के ऊपर इन एंड अराउंड डिस्कस हो रहा है उसको, कि ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, म्यूटेशंस में। एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशिएंसी एंड पावर, मैन पावर शॉर्टेज, ज़्यादा लोग, मतलब कि जो रेवेन्यू सर्कल्स वगैरह हो गए, तहसील और रेवेन्यू सर्कल उसको बोलते हैं। इनएडिक्वेट स्टाफिंग एट तहसील, ज़्यादा तहसीलदार के मतलब संख्या कम है, बहुत जितनी वैकेंसीज पहले से थी या जो पहले से काम करते आ रहे थे वही लोग काम कर रहे हैं, उनके नंबर्स वैसे भी कम है। ओवर बर्डनिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स, जैसे कि लेखपाल और पटवारी, ये सब लिख देना है यहाँ पे यार, मतलब लेखपाल और पटवारी दो के नाम याद होने चाहिए जब भी रेवेन्यू के ऊपर क्वेश्चन है। लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, इन रेवेन्यू सर्कल्स, इन सब का नाम, इन सबको लिखना, मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड विद दिस रेवेन्यू विच इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम लैंड। Delay in mutation and property transfer, inadequate digitization and modernization. So with this, like you have enough number of points। अगर आप देखोगे इस तरीके से कि लैंड रेवेन्यू के ऊपर आपके पास ठीक ठाक पॉइंट्स यहाँ से जनरेट हो जा रहे हैं। रेवेन्यू लीकेज एंड पुअर वैल्यूएशन प्रैक्टिस, सर्कल रेट कुछ और है और जिस रेट पे प्रॉपर्टी को बेचा ज़्यादा खरीदा जाता है वो रेट कुछ और है। लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग किसके लिए, लैंड लॉज, प्रॉपर्टी राइट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक भूलेख हो गया, ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो जो लैंड रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो रेवेन्यू चैलेंजेस क्या है रेवेन्यू सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से होता है, और यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन उसी के अराउंड उसी को पूछ भी रहा है यहाँ पे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो इंटेंट है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डाइवर्स, मतलब वो होकर के आंसर लिखने की कोशिश करने लगोगे। लेकिन यहाँ पे लैंड रेवेन्यू की बात हो रही है, तो लैंड रिकॉर्ड आउटडेटेड है, कुछ लैंड डिस्प्यूट के अंदर है, इंक्रोचमेंट है, रेंट सीकिंग होती है, करप्शन होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी है, जो रेंट जो मिलना भी चाहिए टैक्स उसमें भी डिले होता है कलेक्शन में, फ्रेगमेंटेशन है लैंड होल्डिंग की, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, भूलेख वगैरह पोर्टल पे जल्दी लैंड रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है। उसके बाद फिर इनएडिक्वेट डिजिटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, रेवेन्यू लीकेज एंड पुअर वैल्यूएशन प्रैक्टिसेस, जहाँ पे मैंने सर्कल रेट और उन सब चीज़ों की बात की, लेखपाल, पटवारी, और उसके बाद फिर तहसील, इन सब चीज़ों की इनके बारे में भी डिस्कशन हुआ। लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग लैंड लॉज, प्रॉपर्टी राइट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक भूलेख एंड ई डिस्ट्रिक्ट। अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, कंप्रिहेंसिव डिजिटाइजेशन होना चाहिए, 100% अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP। ये जब हम लोग एग्रीकल्चर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो भी वहाँ पे इसके बारे में बात किया था, DILRMP के बारे में। रेगुलर अपडेट्स एंड इंटीग्रेशन विद GIS मैपिंग, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो with this we complete this particular question also, that is your land revenue। what are the major challenges before the revenue system, उसमें वे फॉरवर्ड भी मैंने आपको बता दिया कि आप डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करो, रेगुलर अपडेट करो GIS मैपिंग के थ्रू। उसके बाद फिर GIS बेसिकली जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू, लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी आपका अच्छा होना चाहिए। ADR, अभी GS2 आई वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चन, आई राइटिंग द क्वेश्चन ऑफ GS2, तो उसमें भी ADR आता है बार बार। तो इफ़ आई गेट टाइम तो मैं GS2 के ऊपर भी एक ऐसा ही सीरीज लेकर के आऊँगा बेस्ड ऑन PYQ डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच, आई विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिमूव द कंस्ट्रेंट्स, एक ये क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हाँ, फिर हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे चले जाएंगे। और इसका जो पहला वाला क्वेश्चन था वो मैंने ऑलरेडी आपको, जब मैं अपने नोट्स बता रहा था आपको, तो वहाँ पे एड्रेस कर दिया था। तो जो आप पहला वीडियो देखोगे तो उसी से दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल गेट आंसर्ड। जो पहला वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज। तो जब मैं नोट्स को समझा रहा था तभी मैंने बताया था कि वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड, ये 4 रीजन्स में लार्जली अपना उत्तर प्रदेश डिवाइडेड है। इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, NCR रीजन में। एग्रीकल्चर कहाँ पे ज़्यादा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा है, वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा है। हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी की ज़्यादातर इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे अच्छे से होती है, सेंट्रल यूपी में हो जाती है। तो ये सब पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से। सो अगर आप देखोगे तो इसमें बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोग ये वाले टॉपिक पे जाएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेरी सून आई विल कम विद द नेक्स्ट
next set of videos to complete this entire topic of economic and regional disparities, and then we will move on to industrial development. Thank you so much.